नमस्कार, मैं हूँ विजेता और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। अब इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो रीजनल सेकेंडरी स्कूल में है और सबसे बड़ी बात यह है, अभी हम जो इस वक्त बैठे हैं वो हमारे रीजनल सेकेंडरी स्कूल के एमडी और डायरेक्टर सर के साथ में बैठे हैं। इस स्कूल को जो है बच्चे जो है ज्यादातर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बच्चों की कोशिश होती है और कहीं ना कहीं ड्रीम होता है मिथिलांचल के बच्चों का कि हम ये जो है रीजनल स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करें। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी जो गरीब तबके के भी बच्चे हैं या फिर जो मध्य वर्गीय परिवार भी है, उनके गार्जियन भी सोचते हैं या चाहते हैं, या परिस्थिति उनकी कैसी भी हो, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम जो है अपने बच्चे को रीजनल सेकेंडरी स्कूल में जो है एडमिशन करवाएं। तो सर से ही हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या खासियत है इनके स्कूल में, और ये सर जो है शिक्षा का इनका पैटर्न क्या है, माध्यम क्या है, किस टाइप से जो बच्चों की ये पसंद है पहली है। तो हम सर से ही बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, आप हमें ये बताएं कि रीजनल पब्लिक स्कूल जो है उसकी खासियत क्या है। रीजनल सेकेंडरी स्कूल है। एक्चुअली इस स्कूल की स्थापना के पीछे जी बच्चे और मधुबनी के जो तत्कालीन समाज के लेजेंडरी पीपल्स थे जी उन्हीं का योगदान है। और वो शुरुआती दौर में मैं बच्चों को पढ़ाया लिखाया करता था और एक परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें लोगों ने महसूस किया कि यहाँ एक विद्यालय हो जहाँ हमारे बच्चों का संवर्धन हो सके, पोषण हो सके, व्यवस्थित रूप से पढ़ाई हो सके। तो पब्लिक के सपोर्ट से ही, पब्लिक ने ही हमें इस क्षेत्र में प्रवेश लेने को प्रोत्साहित किया। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो बच्चे हैं उसकी जो क्षमता है, यहाँ के अभिभावक हैं, उनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, लाड़ प्यार से उनको देखा जाए, पढ़ाया जाए, उनमें उत्साह वर्धन किया जाए। और ऐसा अभी तक महसूस भी होता है और हकीकत भी ऐसा ही बन गया है कि बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। सर, आप अपने स्कूल को जो है अन्य स्कूल की अपेक्षा बेहतर और अलग कैसे मानते हैं। अभी जो स्कूलिंग की जो परिपाटी है, इसमें चूंकि स्कूल प्रारंभ करना अब आसान बात नहीं रह गया है। इसमें चूंकि बड़े पैमाने पर पैसे लगते हैं, बड़ी व्यवस्था देनी होती है। एक महज संजोग था कि मैं सामान्य परिस्थिति से होते हुए भी लोगों के सहयोग, बच्चों का समर्पण, उसकी सहभागिता से यह स्कूल आप जिस रूप में अभी देख पा रहे हैं वो बन गया है। तो ऐसी परिस्थिति में होता ऐसा है कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग प्रायः ये इंस्टीट्यूशनल फील्ड में नहीं आ पा रहे हैं पैसे के कारण। तो ज्यादा लोग आते हैं, वो जैसे कोई आप एक बस खरीद लिए और उसमें ड्राइवर खलासी बहाल कर दिए और रोड पर चला दिए, एक मैनेजर बहाल कर दिए, वो उसको देख रहे हैं उसमें। और जो स्वयं सारी बातों को भली भांति समझता है उसमें फर्क होगा। तो इंस्टीट्यूशन तो वही आदमी बच्चों की जानकारी रख सकता है जो बेसिकली बच्चों के बीच रहा है। और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं बच्चों को पढ़ाता लिखाता रहा, तो करीब से मैं बच्चों को जानता हूं और उसकी जो जरूरत होती है तो चूंकि मैं समझ पाता हूं तो उसकी जरूरतों को पूरा भी कर पाता हूं। एकेडमिक जो एपेटाइट है उसको मैं मीट कर पाता हूं, उसका जो रिक्वायरमेंट है, जहां वो लैक करता है उसको मैं दूर कर पाता हूं। इसीलिए लोगों की चाहत है, बच्चों की चाहत रहती है कि मेरी दाखिला रीजनल सेकेंडरी स्कूल में हो जाए। सर, क्या कुछ कमजोर बच्चों को लेकर के आपके स्कूल में जो है विशेष फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अभी वो पहले से ही, अभी तो गवर्नमेंट ने भी आईटी के अधीन 25% जो बिगिनर्स क्लास होता है किसी इंस्टीट्यूशन का, उसमें नामांकन का प्रावधान कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं लेकिन किसी कारण से आर्थिक रूप से वो अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करना, हम इस फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं, एजुकेशनल फील्ड से, उनकी यह जवाबदेही भी बनती है और मैं ऐसा पूर्व से ही करता रहा हूँ। जी, छात्रों के करियर को लेकर के क्या कुछ मार्गदर्शन जो है यहाँ से किया जाता है सर। इसके हमारे यहाँ 2
दो तरह से हम लोग करते हैं। एक तो हमारे जो शिक्षक हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं, लंबा अनुभव है उनका। फिर यहाँ पुराने जो बच्चे रहे हैं वो विविध क्षेत्रों में, जैसे यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आईआईटी, जेईई मेंस, नीट वगैरह में वो यहाँ के बच्चे जाते रहे हैं। बैंकिंग, अच्छा बैंकिंग सर्विस में जाते रहे हैं और अच्छा करते रहे हैं। तो वे बच्चे भी कभी कभी आते हैं और हमारे बच्चों को यहाँ मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षकों के द्वारा भी होता है। और विगत 2-3 वर्षों से, अभी जैसे इसी साल हम लोगों के यहाँ एक 2012 बैच के ये पीएमटी के, एआईपीएमटी के जो टॉपर थे मेडिकल में, वो आए थे और बच्चों का मार्गदर्शन किए। पटना एम्स के भी एक डॉक्टर आए थे, उनसे मैं मार्गदर्शन दिलवाया। तो ऐसी व्यवस्था मैं अक्सर करता रहता हूँ। इससे पहले जो हुआ था उसमें एक ही स्टेज पर 3-4 आईएएस भी बैठे हुए थे। तो बच्चे देखते हैं और वो जो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके होते हैं तो उनसे बात करके बच्चों का हौसला बढ़ता है और फिर टिप्स भी वो ले पाते हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप से पूछ पाते हैं कि वो कैसे यूपीएससी की तैयारी करें फ्यूचर में, जब वो उस लायक हों। चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, अदर क्या क्या ऑप्शंस है, उसके करियर ऑप्शंस है उसके फ्यूचर के लिए। तो इस तरह से हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम भी आयोजित करवाते हैं हर वर्ष, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। स्कूल की क्या कुछ विशेषताएं हैं और क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है बच्चों को? सबसे बड़ी खासियत हमारे यहाँ है कि डिसिप्लिन के नाम पर अभी लोग एक ही तरह के डिसिप्लिन को जानते हैं कि बच्चे हमारे समक्ष जब हों तो बिल्कुल चुप रहे, बोले नहीं। अपनी उसमें बच्चों की जिज्ञासा, उसका जो इंक्विजिटिवनेस है वह घट जाता है, जिज्ञासा उसकी मर जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल जो डिसिप्लिन है वो रेस्टोरेटिव डिसिप्लिन है। किसी बच्चे से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नटखट करता है, तो हम उसको सुधार कैसे करें। अब सुधारने में अलग अलग तरह की कमजोरी को सुधारने में अलग अलग समय लगेंगे, तो हमें पेशेंस की जरूरत है। तो हम पेशेंटली उन बच्चों को टैकल कर सकें और उसमें निखार ला सकें। एक तो यह हम लोगों के यहाँ अभी शुरू से ही यह परिपाटी है कि बच्चे हैं तो बोलेंगे, उनको बोलने का मौका दिया जाए। बोलेंगे नहीं तो उनमें निखार नहीं आ पाएगा और उनकी कमजोरी को हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो वर्ग कक्ष में पढ़ाई होती है। जो भी अभी का मॉडर्न जो फैसिलिटेशन है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, जैसे स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड हमारे यहाँ क्लासरूम में लगे हुए हैं। मेरा जो लेबोरेटरीज है साइंस का, वो सेपरेट लेबोरेटरीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ 2 हैं। एक में बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है जिसके जरिए बोर्ड वहीं से अपने प्लानिंग के आधार पर बच्चों को हर अलग अलग साल में अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए वहां से फीडबैक लिया जाता है, उसकी जांच परख की जाती है। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है। और मेरा लैब बहुत इनरिच्ड है। हमारे यहाँ डांसिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा फील्ड है। क्राफ्ट की जानकारी है ना, क्राफ्ट प्रिपेयर करवाना बच्चों से, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी तरह की जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही सुंदर से आयोजित किया जाता है। स्पेसिफिक वे में हम एनुअल फेस्ट के जरिए, एनुअल फेस्ट के रोज इन सारी गतिविधियों का जो पूरे वर्ष भर बच्चों के द्वारा किया जाता है, हमारे बच्चों में क्या लेटेंट कैपेसिटी है, इसको उजागर करते हुए अभिभावकों के समक्ष हम लोग रखते हैं। और सभी दृष्टिकोण से हमारा विद्यालय सक्षम है, परिपूर्ण है। सर, आज के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ में जो अध्यात्म हो, योगा हो और भी जो अन्य एक्टिविटीज हो वो भी उतना ही आवश्यक है। तो उस पे क्या कुछ आपके तरफ से जो है बच्चों के लिए होता है? डेली असेंबली में 5 मिनट का पीरियड है जो फिजिकल एजुकेशन के लिए है, जिसमें बच्चे यहाँ पीटी करते हैं, और मैनुअल पीटी भी करते हैं और म्यूजिकल पीटी भी करते हैं। स्टेज पर हम एक डिजिटल
ये डिस्प्ले बोर्ड लगाए हुए हैं जहां जिसके जरिए हम लोग फिजिकल पीटी करवाते हैं बच्चों को, और ताकि उनका एरोबिक ये एक्सरसाइज हुआ, हवा उनको मिले, ऑक्सीजन इनहेल कर पाए पूरी तौर पर, ताकि वो स्वस्थ रह सकें। और सप्ताह में एक दिन जो रूटीन में इंक्लूडेड है योगा का भी क्लास होता है। लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं, वहाँ लाइब्रेरी में स्वतः अध्ययन कैसे किया जाए और उसके जो पढ़ने के जो क्षेत्र हैं, इंटरेस्ट के जो क्षेत्र हैं, इसकी भी जानकारी मिलती है। लाइब्रेरी में अपने चॉइस की किताबें निकालकर बच्चे, पॉजिटिव जो अच्छी किताबें हैं निकालकर बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सभी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज का प्रबंध है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए हम लोग भरसक चेष्टा करते हैं। आने वाले समय में स्कूल का क्या विजन और प्लान है? देखिए अभी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी रोबोटिक्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। वैसे ये सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक है हमारा स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक चलता है। तो उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, शिशु वर्ग के बहुत छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, साथ ही 11-12 के भी बच्चे होते हैं, जो जिनके लिए जो जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी हम लोग लैब इंस्टॉल कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि कंटेम्पोररी जो वर्ल्ड है अभी ग्लोबलाइज हो गया है, इसलिए हमारे बच्चे कहीं पीछे नहीं रहे। दुनिया में कहीं अगर किसी तरह का अपलिफ्टमेंट होता है एजुकेशनल फील्ड में, तो हम उसको यहाँ भी अडॉप्ट करें, हमारे बच्चे महरूम नहीं रहें, वो उसकी जानकारी ले सके। अभिभावकों की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों के जीवन में या एक विद्यार्थी जीवन में? देखिए, किसी बच्चा तो बच्चा होता है, एजुकेशन को अगर हम फोकल पॉइंट माने तो इसके 3 स्टेक होल्डर्स होंगे। एक विद्यालय व्यवस्था, जिसमें विद्यालय, वहाँ के शिक्षक, शिक्षकों का टीम, बच्चे और अभिभावक, ये 3 चीफ स्टेक होल्डर्स हुए एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो बच्चा है, वह टूल है, उस पर हमें प्रयास करना है। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है, एक अभिभावकीय भूमिका और शिक्षकों के द्वारा जो वहाँ कंट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ जो नर्चर किया जाता है, वह अभिभावक की बड़ी भूमिका है। अभी की जो दौर है उसमें आप देख रहे होइएगा कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ा हुआ है, जिसमें विद्यालय ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम लोग अंकुश लगाए हुए हैं कि विद्यालय कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेके नहीं आएंगे। अगर उनको कहीं अभिभावक से बात करनी है तो हमारे कार्यालय में जो मोबाइल है या जो सिस्टम है उससे वो अपने अभिभावक से संपर्क करें। फिर अभिभावकों के पास भी विद्यालय के विभिन्न जो विंग्स हैं वहाँ का उनके पास ये नंबर्स अवेलेबल है, मोबाइल नंबर्स है अवेलेबल है, वो यहाँ से बात करें, बच्चों से संपर्क अगर करना हो तो यहाँ तो रोक हम लगा दिए हुए हैं। लेकिन घर पर तो बच्चे रहेंगे, स्कूल में बच्चे 5.5-6 घंटे रहते हैं, बाकी समय तो घर पर रहते हैं। और घर पर अभिभावकों की जवाबदेही बड़ी होती है, तो बच्चों को इन सारी बातों की देखरेख करें, वो उनको देखें कि इनके मित्र कैसे हैं, कौन कौन है, क्योंकि आपके जो बच्चे होंगे तो आपके समक्ष वो सारी एक्टिविटीज करने से धाक करेंगे, वो घबराएंगे। लेकिन उस आपके बच्चे के जो मित्र होंगे वो उतना नहीं धाक करेंगे। तो उसको परख के आप अपने बच्चों की पहचान कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की दशा क्या है, अपने उसके मित्र की दशा को देखते हुए। तो अभिभावक को सजग रहना चाहिए। साथ ही मेरा मानना है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उसको माता पिता का सानिध्य चाहिए। वो बच्चा पढ़ता रहेगा, आप वहां चुपचाप बैठकर देखते रहें, वह पढ़ता है, आप प्यार से उससे बात कीजिए, उसको उस पर झल्लाइए नहीं। छोटी बड़ी अगर गलती भी होती है तो आप उसको बहुत प्रेम से उसको समझाने की चेष्टा कीजिए। वो छोटा सा अगर सक्सेस लेता है तो आप उसको, उसकी हौसला को बढ़ाइए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको ऊंचा उठाइए ताकि वो अच्छा हो सके। तो अभिभावक की बड़ी भूमिका है। और इसका अभी के समय में, समय के अभाव के कारण हम जो फील करते हैं कि बच्चों को अभिभावकीय भूमिका की जरूरत है, जो शायद कम मिल रहा है। हम आग्रह तो बार बार करते हैं अपने बच्चों के अभिभावकों से
कि बच्चों के साथ आप समय दीजिए। समय सिर्फ देंगे तो बहुत बेनिफिट उनके बच्चों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। आज के टाइम में सर जितना ही पढ़ाई लिखाई जरूरी है उतना ही जरूरी अवेयरनेस भी है, जागरूकता का अपना ये कहीं ना कहीं महत्व है कि नशा मुक्ति हो या फिर जो है ज्यादा मोबाइल यूज ना करे बच्चे, या बहुत सारे ऐसे गतिविधि हैं जो समाज को कहीं ना कहीं हमें आपको क्षति पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है। उस जागरूकता पे भी सर क्या आप लोग काम करते हाँ हैं? भाई, असेंबली का डिफरेंट वो कंपोनेंट्स वहाँ लिया जाता है। जैसे अभी बताया फिजिकल एजुकेशन, जी वहाँ न्यूज रीडिंग होता है, पॉजिटिव न्यूज जो आते हैं, जी जैसे साइंस के क्षेत्र में फील्ड में अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है, जी कोई अच्छा सक्सेस लिया है, या सिनेमा के फील्ड में कोई अच्छा काम हुआ है, कोई लिटरेरी फिगर्स बहुत ही अच्छी रचना किए हैं, जी इन सारी तरह की चीजों का कलेक्शन वहाँ न्यूज के तौर पर बच्चों के बीच डाला जाता है। फिर स्टोरी के जरिए गलत अगर हम आदत अख्तियार करते हैं तो किसी ने अख्तियार किया तो उसका क्या दुष्परिणाम उसको झेलना पड़ा, इसलिए हम उससे कैसे बचें, और ये सारी बातें बच्चों के जरिए बच्चों के लिए किया जाता है। तो असेंबली में हम लोग इन सारी बातों को इंक्लूड किए हुए हैं। फिर समय समय पर अवेयरनेस एक्टिविटीज सीबीएसई बोर्ड के द्वारा भी गाइड किया जाता है। जी जी और जैसे हुआ स्पीच कंटेस्ट, जी इन सब मुद्दों पर ये ऐसे राइटिंग कंटेस्ट, क्विज कंटेस्ट, जिसमें ये अवेयरनेस संबंधी नशा मुक्ति के संदर्भ में, बाल विवाह, या फिर ये जो मोबाइल स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उसके संदर्भ में, तो इस सब तरह की गतिविधियां की जाती हैं। जी सर अंत में आप जनता को या फिर जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनसे क्या कुछ संदेश होंगे आपके अपने स्कूल के बारे में? मैं अपने विद्यालय के बारे में कहना चाहूंगा कि यह आजमाया हुआ विद्यालय है। इसकी स्थापना 1994 में एक छोटे से स्वरूप में हुई थी, जो आज ये विशाल स्वरूप में अपने आप को इस मधुबनी के जनता के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहा है। तो यहाँ सब जांची परखी बातें हैं। 17-18 बैचेज यहाँ से 10 के अपियर हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि 14-15 बैच 12 अपियर हो चुका है। इतना में 2-3 बार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वर्ष, सभी एकेडमिक सेशन में यहीं के बच्चे जिला के टॉपर रहे हैं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि स्टेट का सेकंड टॉपर इसी विद्यालय की बच्ची हुई थी, श्रुति उसका नाम है। अभी वो जेएनयू से ये इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में वो पीएचडी कर रही है। डीयू से इंग्लिश में ग्रेजुएशन की, फिर पॉलिटिकल साइंस में एंट्रेंस दी, जेएनयू में उसका सिलेक्शन हुआ, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन की, और फिर अभी पीएचडी कर रही है। अभी डीयू में हमारे 10-12 बच्चे पढ़ रहे हैं। भारत का कोई भी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है जहां से हमारे बच्चे पढ़कर नहीं निकले हैं। मानस उत्पल यूपीएससी क्वालिफाई किया, आईपीएस उसको मिला। कृष्ण भूषण वो आईएएस रैंक में है अभी। वो ढेर सारे बच्चे, लगभग 500 प्लस आईआईटीएंस होंगे जो अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं। कौन बनेगा करोड़पति में, हमारा एक बच्चा गौतम नाम का, वो बच्चा 1 करोड़ का विनर बना, वो इसी विद्यालय का छात्र रहा है। और मेडिकल के क्षेत्र में हमारे बच्चे एम्स में हैं। मेदांता में यही एक नीतू नाम की बच्ची है जो मेदांता में कार्डियोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट है। ये गंगाराम हॉस्पिटल में है। हमको लगता है 1000 से कम बच्चे डॉक्टर्स नहीं होंगे, और लगभग 500 बच्चे होंगे जो बैंकिंग सेक्टर में मैनेजरियल जॉब में है। स्केल 5 तक हमारे बच्चे पहुंच गए हैं। तो मुझे मैं कहना चाहूंगा कि अभिभावकों को भी कि दौलत, ये जो अर्थली जो मटेरियल्स है, जैसे रुपया, पैसा, बिल्डिंग, जायदाद, ये लैंड एकर्स, ये ट्रांजिटरी है। हमारा दौलत है ना, हमारा दौलत हमारे बच्चे हैं। इसलिए हमको पहले अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हम ऊंचा उठाएं, और वही हमारा फ्यूचर है। वह अगर अच्छा हो गया तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। अगर बेटा मतलब बेटा बेटी दोनों,
जी जी जी। अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं तो फिर दौलत की जरूरत नहीं है, वो अपना उपार्जन स्वयं कर लेंगे, दूसरों के लिए भी परवरिश करवा देंगे। लेकिन अगर वह अच्छा नहीं हो पाता है तो फिर बुढ़ापा कष्ट में जाता है। जी जी। इसलिए पुत्र पुत्री धन का संचय व्यवस्थित रूप से हो, उसका परवरिश बढ़िया हो, इस दिशा में अभिभावक सहयोग करें, मदद करें। चूंकि हम तो इसी क्षेत्र को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, जी इसलिए सबसे यही आग्रह करना चाहिए। जी। सर, आप यहाँ पे स्कूल में जो टीचर होते होंगे उनके लिए भी जो है समय समय पे जो है कुछ एग्जामिनेशन वगैरह का क्राइटेरिया होगा कुछ इस टाइप का क्या, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस होगा बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड? जी, ये सीबीएसई का जो कैसे का इम्पैनल्ड एजेंसी जो होता है, वहां से हम लोग ट्रेनर हायर करते हैं, वहां से मंगवाते हैं। वो शिक्षकों को अलग अलग सब्जेक्ट ट्रेनिंग देते हैं, कभी जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट पर, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कभी किसी सब्जेक्ट का में कैसे स्किल डेवलप किया जाए, इसके लिए जो इम्पैनल एजेंसी है वहां से भी हम लोग करवाते हैं। और कभी कभी हम लोग ये इंटरनल लेवल पर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी शिक्षकों को बाहर बुलाया जाता है। हमारे अपने यहाँ से भी शिक्षकों को वर्कशॉप में बाहर बुलाया जाता है। फिर वो जो ट्रेंड होकर आते हैं तो रिसोर्स पर्सन हो गए बाकी शिक्षकों के लिए जो इस विद्यालय में है या करीब के विद्यालयों में है। तो ऐसे ये परिपाटी चालू है। फिर हम लोग वर्ष में 2 बार हम अपने शिक्षकों की बिल्कुल ये प्रेम भाव से जी अपने द्वारा ही स्वयं के मूल्यांकन के लिए क्वेश्चन पेपर जनरेट करते हैं, और फिर सारे लोगों की हम एग्जाम भी लेते हैं, ताकि स्वयं महसूस कर सकें कि इस सामने जो ये प्रश्न प्रारूप हमारे सामने आया है उसके लेवल में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, और वो इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद अपने आप को उठा सकें। तो इस तरह इग्नाइट करने के दृष्टिकोण से हम लोग एग्जाम यहाँ इंटरनल भी लेते हैं। अभी 4 महीना पहले लिया था, एनुअल एग्जाम अभी चल रहा है, एनुअल एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि लेंगे। साथ ही एक बच्चों के लिए जो इस विद्यालय के नहीं भी हैं, इस विद्यालय के हैं या बाहर के भी हैं, सुधीर मेमोरियल टैलेंट सर्च टेस्ट नाम से एक मैं एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ। 3 तारीख को क्लास 1 से 7 तक के बच्चों के लिए है, और 4 मार्च को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों के लिए है। उसमें हमने फॉर्म डेवलप किया था और ये इनवाइट किया था बहुत सारे लोगों से। तो अभी देखा है कि इसमें 899 फॉर्म्स आ चुके हैं, और भी फॉर्म आना बाकी है। तो हमको लगता है 1200-1500 बच्चे इस बार अपीयर होंगे, जिसमें फर्स्ट प्राइज 5 ग्रुप में हम लोग ले रहे हैं। हर एक ग्रुप में फर्स्ट प्राइज 3000 रुपये के मूल्य का, सेकंड प्राइज 2000 रुपये के मूल्य का, थर्ड प्राइज 1000 रुपये के मूल्य का, और प्रत्येक ये ग्रुप में कंसोलेशन प्राइजेज 5-5 बच्चों को 500 रुपये मूल्य का। ये हम लोग अपनी तरफ से सुधीर मेमोरियल ट्रस्ट है, जो हमारे भाई थे उन्हीं के नाम पर यह ट्रस्ट काम कर रहा है। सोसाइटी को एकेडमिकली हम कैसे इनरिच करें और बच्चों में एक ललक जगे पढ़ाई की ओर, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने यह टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। चाह रहे हैं कि सोसाइटी को जो कुछ भी दे सके वह दे पाए। जी, तो सर ये जो सुधीर मेमोरियल ट्रस्ट का जो आपने फॉर्म जो है लोगों से बच्चों के लिए एक बेहतर जो है थीम सोचा है, तो उस थीम के जो बच्चे होंगे वो कहाँ के हो सकते हैं? मतलब क्या अदर स्टेट के भी हो सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, या फिर ओनली जो मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं ओनली वही इसके लिए एलिजिबल हैं? ये ओपन है जी। शुरू में तो मैं सिर्फ इसको डेवलप किया था कि इस विद्यालय के बाहर के बच्चे हों, चाहे वो इस जिला के हों, इस प्रखंड के हों, या पूरे स्टेट के हों, कहीं के भी बच्चे हों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार उस लेवल का नहीं हुआ, क्योंकि मैनुअल प्रचार प्रसार यह पहला वर्ष है, मैनुअली हुआ तो उसका रेंज थोड़ा छोटा होता है। तो अन्य विद्यालय के बच्चे भी या अन्य जगह, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हों या प्राइवेट में पढ़ रहे हों, अपने लेवल से पढ़ रहे हों या रीजनल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हों, तो सारे बच्चे उसको फिलअप किए हैं। मैं जैसा देखा हूं उसमें लगभग 500 फॉर्म्स अदर्स के हैं, मतलब इस विद्यालय से हट के दूसरे जगह के बच्चों का, और 300 फॉर्म्स इस विद्यालय के बच्चों का है।
है ना, अभी आना बाकी है, पूरा कलेक्शन नहीं हुआ है, कलेक्ट हो जाता है तो फिर उसकी परीक्षा होगी, फिर हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करेंगे, उसमें आप लोगों को आमंत्रित तो सर करेंगे। इसमें जो मतलब क्लास के जो बच्चे एलिजिबल होंगे, किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक के बच्चे जो है इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं? ये ऑल टुगेदर क्लास 1 to 11 का यह टेस्ट हो रहा है, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी एक ग्रुप हुआ और जूनियर प्राइमरी, चौथी, पांचवी कक्षा के बच्चों के को एक ग्रुप बनाए, वो प्राइमरी लेवल हुआ। उसके बाद छठी, सातवीं बच्चा जो हुआ वो मिडिल सेक्शन का हुआ, फिर 8वीं, 9वीं सेकेंडरी क्लासेस का हुआ, और 10वीं, 11वीं वो चूंकि अभी ऑन द वर्ज ऑफ फाइनल एग्जाम है सारे बच्चे, इसलिए 10वीं, 11वीं वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हुए। ये 5 ग्रुप्स में हम एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। सर ट्रांसपोर्टेशन की जो है लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? कितने डिस्टेंस के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ने आते हैं, या फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किए जाते हैं? इस विद्यालय को अगर आप सेंटर मान लें तो यहाँ से 20 किलोमीटर के रेडियस में हमारी गाड़ियां जाती हैं। वेस्टर्न साइड में जैसे बेनीपट्टी हुआ, बेनीपट्टी गाड़ी जाती है, नगवास, नवकड़ही, सिमड़ी, फिर वहाँ औसी, फुलकाही, रैयाम, सकड़ी, उधर हरिपुर चौक है, बेलाही के बाद सरिसप्पाही से थोड़ा पहले वहाँ बाबा चौक, बिरोल चौक, रामपट्टी के आगे है, भगवतीपुर के आगे बिरोल चौक, करमौली, फिर कलवाही, बस ये मेरा बसेस टोटल चल रही हैं अभी? ये मेरे पास जो पर्सनल स्कूल की गाड़ी और हायर्ड गाड़ी, ये व्हीकल्स हैं, कुल मिला के लगभग 40 गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा। सर आप अपने एक्सटेंशन के बारे में भी बताइए, जो अपना रीजनल स्कूल से रिलेटेड जो एक्सटेंशन है, जो शाखाएं हैं, कितनी टोटल अभी वर्तमान शाखाएं हैं? उसको शाखा नहीं कहेंगे, यह हुआ मेन वेन्यू, और चूंकि यह शहर के आउटस्कर्ट पर है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए कॉरपोरेट ब्रांचेस की तौर पर छोटा छोटा हम 400 बच्चे का 3 जगह और वेन्यू दिए हुए हैं, मगरौनी रोड में, गांधी चौक पर और जलधारी चौक पर। तो बस इतना सा है, सेंट्रलाइज्ड काम ज्यादा बढ़िया होता है, ताकि मैं विजिट भी कर सकूं और अपने बच्चों की बेहतरी का ध्यान रख सकूं, इसलिए जितना मेरा रीच हो पाता है उतना ही काम करता हूं। एडमिशन सत्र चल रहा है सर, बच्चे जो इसके लिए जो एग्जाम वगैरह उनसे जो लेते होंगे या लिया जाता होगा बच्चों से एग्जाम वगैरह, तो किस टाइप के जो है इसके लिए वो क्राइटेरिया जो है आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? अभी नामांकन का समय शुरू है, और अब वो एडमिशन टेस्ट जैसी कोई बात मेरी नजर में वो बेमानी है। बहुत सारे स्कूल इस तरह का काम करते हैं। अब पता नहीं वो सरकार की जो पॉलिसी है कि उसमें आप एडमिशन को फोरगो नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सीट अवेलेबल है तो फर्स्ट कम गेट फर्स्ट जैसी परिस्थिति में ही आपको एडमिशन लेना है। दूसरी बात है कि अभी बच्चे का नाम अपलोडेड है यूडाइस पोर्टल पर, तो पेन आईडी चाहिए बच्चों का, टीसी चाहिए। तो अगर टीसी किसी बच्चे का क्लास 3 पास का टीसी है तो ऑब्वियसली मुझे 4 में एडमिशन लेना है। साथ ही एज बाइंडिंग भी है कि 3 वर्ष के एज में बच्चे प्रवेश लेंगे वो नर्सरी कक्षा में, तो 3 वर्ष चौथे वर्ष में प्रवेश होते होते वो एलकेजी में जाएंगे, फिर 5वां पूरा होते होते वो चले जाएंगे यूकेजी में, फिर छठा पूरा होते होते वो 1 में जाएंगे। तो उसके पास भी तो टाइम अब 1 ही साल का है, 3 वर्ष से कम उम्र से तो पढ़ाई शुरू भी नहीं हो सकती है। तो ये भी एक बाइंडिंग लगा हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ ऐसे ही फिजिकली देख लेते हैं यह बच्चा किस लेवल का होगा, किस लेवल का है, ऐसे ही पूछ के। और चूंकि हमको बच्चों को प्रमोट करना है, शिक्षक कोई जज नहीं होता है, शिक्षक ये प्रमोटर हो सकता है, बच्चों को ऊंचा उठाने का काम इनका है, उसको डिमोरलाइज करने का काम शिक्षक का नहीं है। इसलिए अब वो पहले परीक्षाएं होती थी नामांकन की,
लेकिन अब वो बेईमानी हो गई है। अब कहीं होता हो, लेकिन वो क्यों होता है इसका जवाब चूंकि मुझे नहीं मालूम है, इसलिए हम अपने विद्यालय में इस तरह की गतिविधि नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं। तो ये हमारे साथ सर थे, डॉक्टर RS पांडे सर। तो इन्होंने हर सवाल का, जो भी मैंने इनसे सवाल किया है, उनका जवाब बेबाकी से दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।